हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का करियर बिना में स्वागत है। दोस्तों, आज हम 30 साइंस क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये सीरीज़ जो है डेली आएगा। अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। दोस्तों, इसको पहले हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देते हैं ताकि आप लोग खुद से सॉल्व कर सकें और इसके बाद मेरे साथ आंसर और थोड़ा सा डिटेल्स बात कर सकें। अगर वो डिटेल्स में आपके लिए कुछ भी हो तो आप ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा ताकि आपको भविष्य में कभी भी अगर रिवाइज करने की ज़रूरत हो तो कम समय में आपका रिवाइज भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्त, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव आँख का दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है। तो दोस्तों, मानव आँख का दृश्य प्रकाश के 5500 एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है। वेवलेंथ जो है 5500 एंगस्ट्रम है। इसका आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि दृश्य स्पेक्ट्रम जिसको हम लोग शॉर्ट में विबजियोर कहते हैं, विबजियोर जो है 4000 एंगस्ट्रम से लेकर 7800 एंगस्ट्रम के बीच में 7 रंगों का मिश्रण होता है। तो 4000 किसका हो जाएगा? 4000 यानी 4000 एंगस्ट्रम जो है बैगनी कलर का होता है और लाल कलर का कितना होता है? तो लाल कलर का जो है 7800 एंगस्ट्रम होता है। तो इसके बीच में 7 रंग का तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ होता है। दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि दृश्य स्पेक्ट्रम की खोज किसने किया, तो दृश्य स्पेक्ट्रम की खोज जो है न्यूटन किया था। कौन किया था? न्यूटन। तो इस तरह से आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं और 4000 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच ये 7 कलर का वेवलेंथ होता है, वो भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि के रिप्रोड्यूसिंग के लिए एक कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। तो क्या प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों, इसमें लेज़र बीम का प्रयुक्त किया जाता है। क्या, किस चीज़ के लिए? तो दोस्तों, ये जो है कॉम्पैक्ट डिस्क में जो है डेटा को एक बार लिखा जाता है। किसमें? कॉम्पैक्ट डिस्क में, और कई बार पढ़ा जाता है। तो यही पढ़ने का काम जो है ये लेज़र बीम करता है। दोस्तों, कॉम्पैक्ट डिस्क में जो है ये काम होता है और सीडी प्लेयर के अंदर यानी कॉम्पैक्ट डिस्क के अंदर 2 चीज़ें होता है जिसको सीडी को पढ़ने में सक्षम बनाता है। एक छोटा लेज़र बीम है जिसको हम सेमीकंडक्टर डायोड लेज़र भी कहते हैं। दूसरा जो होता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल होता है। इसका उपयोग जो है सौर ऊर्जा में रूपांतरित करने में उपयोग किया जाता है। तो सीडी में 2 चीज़ होता है, एक लेज़र बीम होता है, एक फोटो इलेक्ट्रिक सेल होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है? ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है और लेज़र बीम जो है पढ़ने का काम करता है, जो सीडी पर लिखा रहता है। अगला क्वेश्चन है, पारा उच्च आवृत्ति यानी अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी तरंगें साधारणतः संचारित की जाती है, यानी किस में यूज किया जाता है? तो दोस्तों, यह जो है अंतरिक्ष तरंगों के रूप में यूज किया जाता है। इसका रेंज क्या होता है? तो 300 मेगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज यानी 3000 मेगाहर्ट्ज भी इसको हम बोलते हैं, गीगाहर्ट्ज को। तो 3 मेगाहर्ट्ज रेंज होता है, यानी 300 से लेकर 3000 के बीच में होता है। दोस्तों, ये अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी का उपयोग जो है टीवी और रेडियो के प्रसारण और चैनल प्रसारण के लिए भी किया जाता है। तो दोस्तों, फिर भूत रंगों का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों, भूत रंगों का उपयोग जो है कम आवृत्ति यानी 1 मेगाहर्ट्ज से कम आवृत्ति के लिए यूज होता है और ये ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं। भूत रंगों का उपयोग कहाँ करते हैं? ट्रांसमिशन के लिए। दोस्तों, फिर ये है आकाश तरंगों के रूप में। तो दोस्तों, आकाश तरंगों का उपयोग जो है मध्यम आवृत्ति, तो मध्यम आवृत्ति का रेंज क्या है? तो 3 से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज के रेंज में 3 से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज के रेंज में ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं आकाश तरंगों के रूप में। और दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों को संलयन द्वारा निर्मित किया जाता है। तो ये इसका आंसर अंतरिक्ष तरंगों के रूप में अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी का उपयोग किया जाता है। इसका रेंज याद रखिएगा 300 मेगाहर्ट्ज से 3000 मेगाहर्ट्ज, इसको आप लोग याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, एक लोहे के गेंद को गर्म किया जाता जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी। तो दोस्तों ये आयतन में वृद्धि होगी। दोस्तों जब किसी भी चीज़ को तापमान बदला जाता है तो अगर उसकी लंबाई में वृद्धि हो तो उसको रेखीय ताप विस्तार कहते हैं। अगर क्षेत्रफल में वृद्धि हो तो उसको क्षेत्रफल तापीय विस्तार कहते हैं। और अगर आयतन में वृद्धि हो तो उसको आयतनिक तापीय विस्तार कहा जाता है। दोस्तों ये जैसे हम लोग साइंस में पढ़े हैं, डेल एल बराबर होता है एल अल्फ़ा डेल टी यानी लंबाई में, और एरिया में डेल ए बराबर होता है ए बीटा डेल टी, और वॉल्यूम में अगर हो जाए तो डेल भी बराबर होता है, क्या होता है, भी गामा डेल टी। तो ये अल्फ़ा बीटा और गामा का कभी कभी रेशियो अच्छा एग्जाम में पूछा जाता है। तो अल्फ़ा बीटा और गामा इसका जो है 1:2:3 में होता है। अल्फ़ा क्या हो गया, रेखीय जो रेखीय प्रसार होता है, विस्तार होता है, उसका ये यूनिक वैल्यू है यानी कांस्टेंट वैल्यू है। ये क्या हो गया, क्षेत्रफल का, और ये आयतन का। तो ये तीनों जो है 1:3 अनुपात में होता है। इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रंग दो प्राथमिक रंगों के संयोजन से निर्मित नहीं है। तो कौन सा रंग है जो दो प्राथमिक रंगों से निर्मित नहीं है। तो दोस्तों ये ब्लू है। हम लोग जानते हैं, जैसे एक आप डायग्राम बना लीजिएगा इसमें शॉर्ट नोट्स में, ये यहाँ पे वाइट रहता है, यहाँ पे क्या रहता है, वाइट। यहाँ जो प्राइमरी कलर होता है ग्रीन होता है, एक ब्लू होता है नीला जिसको बोलते हैं, एक रेड होता है। जब ब्लू और रेड मिलता है तो मैजेंटेना बनता है, और ग्रीन और रेड मिलता है तो पीला हो जाता है, और जब हरा और नीला बनता है तो मोर पंखी होता है। दोस्तों फिर इसको जो है इस सब को मिला दीजिए तो ये पीला हो गया, मोरपंखी हो गया और मैजेंटेना हो गया। ये सेकेंडरी कलर है, यानी कि दो कलर मिलकर ये तीनों बनता है। अगर सभी को मिला देंगे तो वाइट बनेगा, ब्लू ग्रीन और रेड को मिला देंगे तो वाइट बन जाएगा। अगर एक सेकेंडरी कलर एक प्राइमरी कलर को भी मिला देंगे तो वाइट बनेगा। इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी। तो दोस्तों उसकी छाया जो है ये अनगिनत बनेगी। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, जब अनंत से प्रकाश आती है और अवतल दर्पण पर पड़ता है तो ये बहुत ही छोटा फोकस पर बनता है। फिर कर्वेचर और इसके बीच में रहे तो यहाँ पर बनेगा, छोटा बनेगा। फिर अगर कर्वेचर पे वस्तु को रखा जाए तो इसके नीचे ही सेम लंबाई का बनता है अवतल दर्पण में। अगर फोकस पर रखें, फोकस और कर्वेचर के बीच में वस्तु रहे तो फिर यहाँ बनेगा। तो इस तरह से ये डायग्राम आप याद रखिएगा, ज़रूर याद होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसका उपयोग जो है सुरक्षा के लिए करते हैं। किस लिए? सुरक्षा के लिए। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जैसे फेज, न्यूट्रल और अर्थ के लिए जो है लाल, काले और हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। क्या? फेज, न्यूट्रल और अर्थ के लिए, फेज के लिए लाल, न्यूट्रल के लिए काले और हरे के लिए अर्थ का उपयोग किया जाता है। अर्थिंग इसलिए करते हैं कि कभी भी अनबैलेंस वोल्टेज आ जाए तो वो सीधे ज़मीन को ये दे देता है, ताकि और डिवाइस और जो भी चीज़ है उसको सुरक्षित कर सके। जैसे मान लीजिए तारा, जैसे आसमान से बिजली गिरती है तो पोल पे गिरती है, तो पोल के और जैसे इंटरप्ट को बचाने के लिए क्या करेगा, अर्थ वायर जो है सीधे डायरेक्ट उसको पृथ्वी में ले जाएगा, ताकि और जो डिवाइस है सुरक्षित हो। यानी आप जानते ही हैं कि जो गिरता है बिजली उसमें हाई वोल्टेज पाया जाता है, तो उस हाई वोल्टेज को डायरेक्ट वो अर्थ के अंदर ले जाता है ताकि सुरक्षा हो सके। तो अर्थिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? सुरक्षा के लिए।
अगला है किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसे कहते हैं। तो आइसोटोप किसके कहते हैं? जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान हो और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो, यानी परमाणु संख्या समान हो और परमाणु भार भिन्न हो। तो प्रोटॉन की संख्या किसमें समान? तो बी आंसर हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है? तो H1H 1H2 और 1H3। तो इसमें परमाणु संख्या सेम है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ भिन्न हो जाएगा। फिर क्या होता है? 8O16, फिर 8O17, 8O18, इस तरह से। अगर परमाणु आइसोटोप एक आइसोबार होता है तो आइसोबार में क्या होता है? परमाणु भार सेम होता है और परमाणु संख्या भिन्न होता है। दोस्तों ये चीज़ तो सारा लोग जानता है, लेकिन ये चीज़ को आप याद रखिएगा कि आइसोटोप में समस्थानिकों, जिसको हिंदी में समस्थानिक कहते हैं, उसकी रासायनिक गुण समान होता है, लेकिन आइसोबार में रासायनिक गुण भिन्न होता है। ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है एनालिडा। तो एनालिडा में जो है क्या होता है? वास्तविक देह गुहा होता है। और ऑर्थोपोडा जो है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। और मोलस्का जो है, मोलस्का खुला संवहनी तंत्र है। मोलस्का में क्या है? खुला संवहनी तंत्र है। और इकाइनोडर्मेटा जो होता है त्वचा कांटों से आच्छादित होता है। तो ये फर्स्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा। तो एनालिडा की एग्जाम्पल क्या होता है? केचुआ, नेरिस, जोंक, ये एनालिडा का एग्जाम्पल है। दोस्तों ऑर्थोपोडा का एग्जाम्पल क्या है? तो झींगा, तितली, मक्खी, बिच्छू, मकड़ी, केकड़े, तिलचट्टा, ये सभी जो है इसके अंतर्गत आता है। और मोलस्का के अंतर्गत क्या आता है? घोंगा, सीप, ऑक्टोपस, यूनियोकाइटोन, ये सब जो है ये किसके अंतर्गत आता है? मोलस्का के अंतर्गत। इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत जो आता है ये स्टारफिश, इसका एग्जाम्पल इंपोर्टेंस है, याद रखिएगा। स्टारफिश जो है इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आता है। फिर एक होता है समुद्री अर्चिन, पांख तारा, ये सब जो है, समुद्री खीरा, ये सब जो है इकाइनोडर्मेटा का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, यही सही होगा। आणविक संरचना के बारे में यही सही है कि प्रोटॉन जैसे न्यूक्लियस है तो P+N होता है और इलेक्ट्रॉन इस चारों ओर मूव करता है। इसका आंसर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो धोवन सोडा यानी धोने वाला सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा जो होता है खाने वाला सोडा, बाइकार्बोनेट लगा रहता है, ये गलत हो जाएगा। नीलत होता कॉपर सल्फेट होता है। दोस्तों CuSO4 5H2O इसका एग्जाम्पल होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CuSO4 ½ H2O होता है, CuSO4 ½ H2O, और 2H2O कर देंगे तो जिप्सम हो जाता है। तो बेकिंग सोडा जो है गलत दिया हुआ है। सोनकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित में किसको मिलाकर बनता है? तो ये नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। दोस्तों इसमें एक ट्रिक बताएंगे जो जिससे जो है आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। HNO3 रहता है और +3 HCl रहता है। देखिए HCl में 3 गो है, HC और L है, इसलिए इसमें 3 लगा है, तो इसको याद रखिएगा। 3 वाला जो है HCl होता है, यानी 1:3 में जो है एक्वारेजिया बनाया जाता है। अगला है जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। तो जर्मन सिल्वर जो है कॉपर, जिंक और निकेल की मिश्र धातु है। किसका? कॉपर, जिंक और निकेल का। दोस्तों पीतल के बारे में पूछ दिया जाए तो कॉपर, जिंक का। कांसा के बारे में तो कॉपर 3 होता है यानी Sn होता है। और बेल मेटल तो कॉपर देखिए कांसा और बेल मेटल एक ही होता है, लेकिन परसेंटेज के अनुसार जो है कांसा हो जाता है और फिर बेल मेटल होता है। तो कांसा में जो कॉपर होता है 88% होता है और टिन जो होता है ये 12% होता है, लेकिन बेल मेटल में कॉपर 80% होता है और 20% जो है टिन होता है। तो 20% अगर मिलाएंगे तो बेल मेटल बन जाएगा। दोस्तों पीतल और डच मेटल भी सेम होता है। तो पीतल में क्या होता है? कॉपर 70% होता है और डच मेटल में क्या होता है? 80%। 30% जेडेन होता है, इसमें 20% होता है।
अगला है निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक है। दोस्तों फर्स्ट ही गलत हो गया, कहा कि ये फ्लोरीन युक्त नहीं है। फ्लोरीन जो है कार्बन का अपरूप है, तो ये गलत हो गया। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सही है। केरोटीन मानव चर्म के बाहरी परत पर पाया जाने वाला प्रोटीन है, सही है। मास्टर्ड गैस जो है रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव है, तो सही है। तो फर्स्ट गलत हो गया। अगला है विज्ञान की वह शाखा जिसमें अनुवांशिक यानी जेनेटिक अभियांत्रिकी द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है, जाना जाता है। तो क्या कहते हैं इसको? तो इसको जो है यूजेनिक्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें जेनेटिक्स इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है, उसको यूजेनिक्स के नाम से जाना जाता है। अगला है भारत की सबसे बड़ी मछली कौन है? तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी मछली जो है व्हेल शार्क है। कौन है? व्हेल शार्क। दोस्तों इसमें 2 हृदय होता है। कितना होता है? हृदय में 2 चेंबर होता है, हृदय में 2 चेंबर होता है और उभयचरों के हृदय में 3 चेंबर होता है। पक्षी के हृदय में कितना होता है? 4 चेंबर। अगला क्वेश्चन है जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो ये डीएनए उत्तरदायी है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, इसको और नाम है वाटसन एंड क्रिक मॉडल। दोस्तों डीएनए की रचना जो है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेनों द्वारा क्या होता है? कौन? 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेनों द्वारा होता है। डीएनए की श्रृंखला जो है हाइड्रोजन बंध से बनी होती है, इसको याद रखिएगा। डीएनए की श्रृंखला किससे कौन बॉन्ड रहता है उसमें? तो हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधी रहती है, इसको याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित पर विचार करना है और ये स्टेटमेंट दिया है और यह स्टेटमेंट किसके बारे में दिया है वो बताना है। जैसे मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो आप लोग सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है? लीवर होता है। दूसरा कौन होता है? पेनक्रियाज, जिसको अग्नाशय बोलते हैं। इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित और क्षारीय होता है, सही है। इसके रस को पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है, ये भी सही है। तो ये पेनक्रियाज के बारे में है, यानी अग्नाशय के बारे में। और दोस्तों इसमें बहुत कॉन्सेप्ट है, जैसे अग्नाशय के बीटा कोशिका से जो है इंसुलिन स्रावित होता है, जो यकृत में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचय को प्रोत्साहित करता है। दोस्तों अगर आप मेरा वीडियो फॉलो करते होंगे तो ये कॉन्सेप्ट जरूर जानते होंगे कि जैसे हमारे शरीर में अगर ग्लूकोज होता है, ज़्यादा होता है, तो उसको कन्वर्ट कर ग्लाइकोजन में बना देता है इंसुलिन, और जिससे हमको डायबिटीज़ की खतरा नहीं बना रहता है। अगर इंसुलिन की शराब कम हो तो क्या होगा? हमारे शरीर में जो ग्लूकोज बनता है वो ज़्यादा हो जाएगा, जिससे हमको डायबिटीज़ हो सकता है। और इसीलिए जो है इंसुलिन के बारे में हम लोग इतना जानते हैं। दोस्तों एक और होता है जो हम कितना बार चर्चा किए हैं। एक होता है कि अग्नाशय के अल्फा कोशिका द्वारा जो है ग्लूकागॉन नामक हार्मोन उत्पन्न होता है। इसका काम क्या है कि अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाए तो जो इंसुलिन ग्लाइकोजन के रूप में बनाता है उसको ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ताकि हमारे शरीर में ग्लूकोज की मेंटेनेंस बना रहे। तो ग्लूकागॉन कहाँ से निकलता है? तो अल्फा कोशिका से निकलता है अग्नाशय के। तो ये 2 कॉन्सेप्ट है, हम बार बार चर्चा करते हैं, इसको याद रखिएगा आप। दोस्तों अगर आपको ये सीरीज़ अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि व्यू बढ़े, तो मुझे भी कुछ बेनिफिट हो सके, ताकि हम और इंस्ट्रूमेंट आप लोगों के लिए ले सके, ताकि और बेहतर से बेहतर वीडियो बना सके, ताकि आपको बेनिफिट हो। तो दोस्तों शेयर में कमी मत कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। अगर अच्छा लगता है तो कमेंट भी ज़रूर कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ इरेविजिबल संश्लिष्ट बनाता है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, आप लोग जानते भी होंगे। दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है? तो परिवहन से होता है। और वायुमंडल में CO2 की प्रतिशत कितना है? तो 0.03%। छोटा छोटा क्वेश्चन भी याद रखना चाहिए, कभी कभी छोटा छोटा क्वेश्चन ही हम लोग गलत करके आ जाते हैं। अगला है मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को
को निषेचित करता है? तो ये फैलन ट्यूब, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिम्ब वाहिनी नली। अगला क्वेश्चन है जनन ग्रंथि। तो जनन ग्रंथि कौन है? प्रोजेस्टेरॉन है। पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन का स्राव होता है। पीयूष ग्रंथि से जो है वृद्धि हार्मोन का स्राव होता है। और अग्नाशय से जो है अभी हम लोग देखे हैं इंसुलिन का अधिवृक्क, जिसको किडनी बोलते हैं, कार्टिसोल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। दोस्तों स्तन ग्रंथि में दूध स्राव को ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन उत्तेजित करता है। कौन? ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन। तो एक और चीज़ है, जैसे लेंडिंग कोशिका जो है टेस्टोस्टेरोन को स्रावित करता है। कौन? लेंडिंग कोशिका। और एड्रिनल हार्मोन जो है क्या करता है? ये लोरो और उरो, यानी फाइट या क्या बोलते हैं, लोरो और उरो, फाइट या उरो की इंग्लिश क्या होता है? जो इसको हम लोग फाइट या फ्लाई बोलते हैं। ये कौन करता है? एड्रिनल हार्मोन्स। अगला क्वेश्चन है सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः छोटे बच्चों में होता है। किसमें? छोटे बच्चों में। अगला क्वेश्चन है फेनिल कीटोन में उपापचय की जन्मजात भूल का एक उदाहरण है। इस भूल से निर्देश है। क्या निर्देश है? तो दोस्तों फेनिल कीटोन में उपापचय की जन्मजात भूल का उदाहरण है, और इस भूल से जो है एंजाइम के वंशागत अभाव का निर्देश है। क्या है? एंजाइम के वंशागत अभाव का निर्देश है। दोस्तों फेनिल कोटोन्यूरिया और आनुवांशिक दोष है। क्या है? फेनिल केटोन्यूरिया जो है एक आनुवांशिक दोष है जो प्रोटीन के घटक फेनिल एलिन के कारण होता है। तो फेनिल एलिन के कारण क्या होता है? फेनिल केटोन्यूरिया, जो आनुवांशिक रोग है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक पादपों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक नहीं है? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि पौधों के वृद्धि और विकास के लिए 18 आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कितना? 18, जिसको हम लोग 3 श्रेणी में विभक्त करते हैं। एक होता है मुख्य पोषक तत्व। तो मुख्य पोषक तत्व में कौन कौन आता है? कार्बन आता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और प्रोटीन। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस के और पोटास। के से पोटास होता है, फास्फोरस। ये मेजर पोषक तत्व है। दोस्तों एक होता है द्वितीयक पोषक तत्व, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आता है। ये जो है द्वितीयक है, जो कम आवश्यकता होती है। और सबसे सूक्ष्म पोषक तत्व जो है इसमें कौन कौन होता है? ये आयरन होता है, एमएन होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है, मोलिब्डेनम जिसको एमओ बोलते हैं ये होता है, क्लोरीन होता है, बोरॉन होता है और निकेल होता है। ये सूक्ष्म है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो है ये सोडियम हो जाएगा। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों एथेनॉल के व्यापारिक उत्पादन में सेक्रोमाइसिस सेरेविसी उपयोग किया जाता है। अगला है ब्राही। तो ब्राही वनस्पति का नाम है। इसका उपयोग क्यों करते हैं? तो ब्राही जो है मस्तिष्क को तेज करता है। सदाबहार क्या करता है? तो सदाबहार जो है मधुमेह प्रतिरोधी है। और पुदीना जो है वातहार है। और तुलसी जो है कफो उत्सारक है, यानी कफ को ख़त्म करता है। वातहार जो है पुदीना। दोस्तों पुदीना का यूज साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है। हर सब्जी में पुदीना रखा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। अगला है प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल छोड़ा गया था। तो कब छोड़ा गया था? तो ये 19 जून 1981 को छोड़ा गया था। अगला है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग डैश के लिए नहीं किया जाता है। किसके लिए नहीं किया जाता है? ब्रेड बनाने के लिए नहीं किया जाता है। बाकी बात
पानी का कीटाणु रहित करने के लिए, रसायनों को ऑक्सीकरण करने के लिए और कपास के ब्लीचिंग करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कौन है वो बताना है। दोस्तों फर्स्ट है पॉलिस्टर एक प्रकार का संश्लेषित रेशा है, सही है। अगला है टेरिलीन और पेट एक प्रकार के पॉलिस्टर है, ये भी सही है। पॉलीकॉट पॉलिस्टर और कपास का मिश्रण होता है, ये भी सही है। एक्रिलिक सबसे प्रबल और हल्का पॉलिस्टर है, तो ये गलत है। इससे सी आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा? सी। दोस्तों एक्रिलिक ऊन सदृश दिखाई देने वाला एक अन्य प्रकार का संश्लेषित रेशा है। इसे जो है कृत्रिम ऊन भी कहा जा सकता है और यह प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त ऊन की अपेक्षा सस्ता होता है। और सबसे प्रबल प्रत्यास्थ हल्का और संश्लेषित रेशा जो है नायलॉन, पैराशूट, तंबू आदि के निर्माण में सहायक है, सही हो जाएगा। में से कौन सा थर्मोन्यूक्लिक फ्यूजन रिएक्टर का एक उदाहरण है? तो हाइड्रोजन बम है। चलिए दोस्त आज 30 क्वेश्चन हुआ है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और बेहतरीन तरीका से लाएंगे। चलिए दोस्त, थैंक यू।